हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आपको आहार एवं पोषक तत्व, पोषण, सुपोषण और कुपोषण के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो दोस्तों, एमपीपीएससी का लेक्चर चल रहा है और साइंस और पर्यावरण के अंतर्गत आहार एवं पोषक तत्व काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। एमपीपीएससी में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो को पूरा अंतिम समय तक देखना है और अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर दे ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक इंटरेस्टिंग वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हम आज की अपनी स्टडी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पोषण के बारे में। तो पोषण को बताने के पहले मैं थोड़ा सा आपको आहार के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, भोजन को ही आहार कहा जाता है। जैसे कि मनुष्य का भोजन अनाज होता है, उसी प्रकार से दोस्तों जानवरों का भोजन जो होता है भूसा होता है, खल्ली होता है और दालों के छिलके होते हैं। इस तरह से दोस्तों आहार जो होता है वह पोषक पदार्थों को लेने की प्रक्रिया होती है। तो बात करेंगे हम आहार की। तो आहार अथवा भोजन मानव जीवन को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है, यानी कि द फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस एंड ऑल एनिमल्स। यानी कि सभी जीवों और जंतुओं को जीवन का निर्वाह करने के लिए जिस भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे फूड या आहार कहा जाता है दोस्तों, जिसे हम भोजन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में दोस्तों, जो भी व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है तो भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाते हैं जो मनुष्य के वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो मनुष्य के शारीरिक वृद्धि, विकास और उत्तम स्वास्थ्य और दैनिक क्रियाशीलता के लिए मानव को पर्याप्त आहार एवं पोषण की आवश्यकता होती है। अगर किसी जीव को वृद्धि और विकास करना है तो उसे पर्याप्त मात्रा में पोषण की आवश्यकता होती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो धीरे धीरे वो माँ का दूध से अपना भोजन आहार ग्रहण करता है और जब वो अपनी माँ के गर्भाशय में होता है तो दोस्तों प्लेजेंटा, जिसे कि हम माँ और बेटे को, माँ और शिशु को जोड़ने के लिए जिस लिंक का यूज़ किया जाता है उसे प्लेजेंटा के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो प्लेजेंटा के माध्यम से बच्चे का पोषण होता है और पेट से निकलने के बाद में, यानी कि बच्चे की डिलीवरी होने के बाद में बच्चा जो है माँ के दूध से अपना संपूर्ण आहार ग्रहण करता है। तो 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही पिलाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा कि मानव अपने आहार को 2 प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त करता है। पहला होता है उसका वानस्पतिक स्रोत और दूसरा होता है प्राणिज स्रोत। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एनसीईआरटी साइंस में आपने पढ़ा होगा 6th क्लास में कि 3 प्रकार के जीव होते हैं। एक तो होते हैं हर्बीवोरस, कॉर्निवोरस एंड ओमनिवोरस। तो हर्बीवोरस जो होते हैं द एनिमल्स आर ऑर्गेनिज्म दैट आर गेट द फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड देयर प्रोडक्ट्स इज नॉन एज हर्बीवोरस। यानी कि दोस्तों हर्बीवोरस वे जीव होते हैं जो पौधों से और पौधों के उत्पादों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, वो हर्बीवोरस होते हैं या शाकाहारी होते हैं। दूसरे टाइप के जीव होते हैं दोस्तों कॉर्निवोरस, यानी कि द ऑर्गेनिज्म दे आर गेट देयर फूड फ्रॉम द मीट और मीट प्रोडक्ट्स। यानी कि ऐसे जीव जो मांस और अन्य जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। एंड थर्ड टाइप के होते हैं दोस्तों ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जो होते हैं दोस्तों द ऑर्गेनिज्म दे आर गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि ऐसे जीव जो पौधों और जीवों दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो ओमनिवोरस या सर्वाहारी होते हैं। जैसे कि दोस्तों ओमनिवोरस जो है मनुष्य होता है, वो मांस भी खाता है और जीव पौधों को भी खाता है, भाजी साग सब्जियां भी खाता है। तो दोस्तों, मनुष्य जो है वो अपना भोजन 2 स्रोतों से प्राप्त करते हैं, वनस्पति स्रोत और प्राणी स्रोत। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हम जो पौधों या वनस्पतिक स्रोत से जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन एक्चुअल में बनता कैसे। तो दोस्तों, आपने द साइकिल ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, यानी कि ऊर्जा का प्रवाह तंत्र इकोसिस्टम में कि पौधे जो होते हैं वो भोजन बनाते हैं, उन्हें जो है प्राइमरी जीव खाते हैं, उन्हें सेकेंडरी जीव और उनके बाद में उन्हें तृतीयक उपभोक्ता खा लेता है। इस तरह से पूरे इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है और ऊर्जा का प्रवाह चलते रहता है। तो दोस्तों, जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए पौधों को ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी कहा जाता है। दोस्तों, एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें स्वपोषी या ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन जो है सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं और लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा तेज गति से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा किस प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। तो लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो प्राइमरी उत्पाद बनता है दोस्तों उसका नाम होता है ग्लूकोज, जिसका सूत्र होता है C6H12O6, जो कि मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट होता है। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड।
तो दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो ग्लूकोज बनता है वो मोनोसैकेराइड होता है, जिसका सूत्र C6H12O6 होता है। और कार्बोहाइड्रेट की जो डेफिनेशन होती है दोस्तों वो ये होती है कि ऐसा जैव रासायनिक पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1:2:1 के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ को हम स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं अब आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बाकी जो जीव होते हैं दोस्तों, प्राणी और अन्य जीव, वो वनस्पतियों को खाकर वनस्पतियों पर आश्रित होते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम बात करेंगे, मनुष्य अपने आहार में कई खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करता है, तो उसका क्या उद्देश्य होता है। दोस्तों मनुष्य को कई प्रकार के प्रोटीन, विटामिन और खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है जो उनके शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे खाद्य पदार्थों में कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं। तो दोस्तों विभिन्न खाद्य पदार्थों में विभिन्न पोषक पदार्थों की मात्रा भी अलग अलग होती है और उनमें संतुलन बनाए रखना और विविधता जरूरी होता है। इसके अलावा दोस्तों मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए जा रहे भोज्य पदार्थ में क्या क्या होते हैं, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आहार क्या होता है। तो दोस्तों मानव द्वारा ग्रहण किया गया खाद्य पदार्थ जो मनुष्य को ऊर्जा और शक्ति और पोषण प्रदान करता है, ऐसा खाद्य पदार्थ जो होता है वो भोजन कहलाता है। और वह पदार्थ जो खाया गया हो और शरीर के द्वारा अवशोषित किया गया हो, जो शरीर का वृद्धि एवं निर्माण करे एवं शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करे, आहार कहलाता है। आहार जो होता है दोस्तों इसे फूड भी कहा जाता है। और फूड के आधार पर जीव 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, यानी कि हर्बिवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में चैम्बर्स शब्दकोश के अनुसार भोजन या आहार वह पदार्थ है जो खाया जा सके, पचाया जा सके और शरीर की वृद्धि एवं विकास का काम करे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे मरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार। मरियम जो है दोस्तों ईसा मसीह की माता जी का नाम था, मरियम मदर मेरी। और मरियम वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार आहार की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। कभी एग्जाम में आपको ये डेफिनेशन दे दिया जाएगा एमपीपीएससी की और पूछ लिया जाएगा कि ये किस शब्दकोश के अनुसार है। तो दोस्तों मरियम शब्दकोश के अनुसार आहार की डेफिनेशन है, भोज्य पदार्थों में आवश्यक रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपस्थित होते हैं जो शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत करते हैं, वह आवश्यक क्रियाओं को सुचारू रखते हैं और शरीर के वृद्धि एवं कार्य हेतु ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कोई भी भोज्य पदार्थ में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। भोज्य पदार्थों में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। जब आप अनाज खाते हैं दोस्तों, जब आप चावल खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होती है। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक काय में होती है, तो मक्का, गेहूं और चावल में होती है। इसके अलावा दोस्तों भोज्य पदार्थों में पाचन क्रिया के उपरांत इन्हें अवशोषित कर लिया जाता है और बाद में ये हमारे शरीर के ब्लड में शामिल हो जाता है, जो शरीर के विभिन्न वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है और रक्त प्रवाह में मिल जाते हैं। मुख्य रूप से पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की वृद्धि और विकास और विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करने का भी काम करते हैं। तो उपापचय की क्रियाओं में शरीर में विभिन्न भोज्य पदार्थों का पाचन शारीरिक एंजाइमों के द्वारा किया जाता है और वो एंजाइम काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि प्रोटीन के पाचन के लिए कार्यशील होता है। तो दोस्तों एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का पाचन के लिए जिम्मेदार एंजाइम कौन सा है, तो ट्रिप्सिन होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको बताऊंगा पोषक पदार्थों का अर्थ। तो दोस्तों पोषक तत्वों का अर्थ जो होता है, पोषक तत्वों द्वारा जीवन संचालन एवं वृद्धि के लिए अवशोषण प्राप्त होता है। इसके अलावा पोषक तत्व वे तत्व होते हैं जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। हमारा आहार कई पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। तो दोस्तों हमारा शरीर जो होता है उसमें सबसे ज्यादा जल की मात्रा होती है, उसके अलावा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण भी होते हैं। तो दोस्तों ये सभी वे भौतिक और रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि तत्वों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो सारे पोषक पदार्थों में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पदार्थ मिले होते हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर में मुख्य रूप से 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें कितने प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो हमें 6 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन 6 पोषक तत्वों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहला पोषक तत्व होता है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन की खोज बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एमपीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन की खोज किसने किया, तो बर्जिलियस ने किया। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट जो होता है दोस्तों, ये शरीर को तुरंत ही ऊर्जा देने वाला पदार्थ होता है। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए मरीज को क्या दिया जाता है, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की बाटल चढ़ाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कि शरीर को तुरंत एनर्जी देने के लिए कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की बाटल लगाई जाती है।
इसके अलावा दोस्तों वसा, वसा जो होते हैं ये हमारे शरीर में विपरीत परिस्थितियों में, जब हमें बीमारी हो जाती है या बीमार हो जाते हैं या हम खाना नहीं खा पाते हैं, ऐसी स्थितियों में हमारे शरीर में जो वसा के रूप में चर्बी जमी होती है वह सरल पदार्थों में टूट करके हमारे शरीर को ऊर्जा देती है, और जब हम उपवास रहते हैं तो यही वसा का पाचन होता है और हमारा मोटापा कम होने लगता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विटामिन, विटामिन वैसे तो शरीर को ज्यादा एनर्जी नहीं देते हैं, परंतु ये शरीर के वृद्धि और विकास के लिए काफी आवश्यक होते हैं। दोस्तों विटामिन जो होती है, इनकी कमियों से कई प्रकार के रोग होते हैं। एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने किया। दोस्तों 100% मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन की खोज किसने किया, तो विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अलावा दोस्तों ये ज्यादा एनर्जी तो नहीं देते हैं, लेकिन शरीर के वृद्धि और विकास के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये शरीर के चयापचय और अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, और इस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। वैसे विटामिन बी की कमी से भी कई प्रकार के रोग होते हैं। विटामिन बी कई प्रकार की होती है, B1, B2, B3, B5, B12। तो दोस्तों विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इसके अलावा विटामिन सी जो होती है दोस्तों, इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से मनुष्य में नपुंसकता जैसे गुण आ जाते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है और रक्त का अनवरत प्रवाह होता रहता है। तो ये थे दोस्तों विटामिन से संबंधित कुछ शॉर्ट फैक्ट, मैं आगे और भी इनके बारे में बताऊंगा। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों खनिज लवण। खनिज लवण भी हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक पदार्थ होते हैं। खनिज लवण जो होते हैं दोस्तों, ये हमारे शरीर को ऊर्जा भी देते हैं और शरीर में विभिन्न आयनों का संतुलन बनाए रखते हैं। दोस्तों हमारे आमाशय में जब कोई भोज्य पदार्थ जाता है तो वहां HCl अम्ल का स्रावण होता है। तो जब जो हम भोज्य पदार्थ में नमक डालते हैं वही HCl के स्रावण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और हमारे पेट के अंदर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। और दोस्तों एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू हो जाता है, तो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों जब भोजन में सलाइवा लार मिलती है तो वहीं से कार्बोहाइड्रेट का पाचन चालू हो जाता है और फिर आगे भोजन पचता जाता है। भोजन पहले छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है और फिर उसके बाद एनएस द्वार के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों मैंने बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में सारी चीजों को पढ़ा दिया है, आप मेरी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर मेरा पाचन तंत्र का वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको जल के बारे में बताऊंगा। जल जो होता है दोस्तों ये सार्वत्रिक विलायक होता है, इसका सूत्र H2O होता है, इसका अणुभार जो होता है 18 होता है। और जल जो होता है दोस्तों यह पृथ्वी पर 71% है और हमारा शरीर भी जो होता है दोस्तों वो 60 से 70% जल से मिलकर बना होता है। हमारा ब्लड भी जो होता है दोस्तों उसमें भी 60 से 70% जल पाया जाता है। जल जो होता है दोस्तों वो कोशिकाओं, हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और प्रत्येक कोशिका से 60 से 70% जल से मिलकर बनी होती है, यानी हमारा पूरा शरीर जल से मिलकर बना होता है दोस्तों। तो जल काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे शरीर के लिए काफी आवश्यक है। और दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, साल साल टेम्परेचर, वैश्विक टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। तो इस साल काफी कड़ाके की गर्मी भी पड़ने वाली है क्योंकि कड़ाके की ठंड भी पड़ी है। तो आप लोग हमेशा अपने साथ बॉटल लेके घूमें क्योंकि दोस्तों लू लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस साल, क्योंकि काफी ज्यादा गर्म टेम्परेचर हो चुका है, काफी ज्यादा वातावरण में अन्य तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे जल के बारे में। जल काफी महत्वपूर्ण होता है, यह पोषक तत्वों के अलावा आहारी रेशा भी काफी महत्वपूर्ण होता है जिसे आहार में सम्मिलित करना काफी आवश्यक होता है। ये विभिन्न भाजियों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे इन पोषक तत्वों में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को हम स्थूल पोषक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन स्थूल पोषक तत्वों का शरीर में विशिष्ट कार्य होता है। ये शरीर के लिए आवश्यक कैलोरी और ऊर्जा भी देते हैं और शरीर की वृद्धि, विकास और निर्माण के लिए ये पोषक तत्व अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि विटामिन और खनिज लवण स्थूल पोषक तत्वों की तुलना में कम मात्रा में आवश्यक होते हैं, परंतु ये शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्थूल पोषक तत्वों के अंतर्गत उन पोषक तत्वों को रखा जाता है जिनको शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं पोषण का अर्थ एवं परिभाषा बताऊंगा। तो दोस्तों शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए खाया जाने वाला आहार ही पोषण कहलाता है और यह भोज्य पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करता है। मनुष्य को पोषित करने के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती है, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन या चयापचय। तो दोस्तों पाचन जो होता है इसमें हमारे द्वारा खाए गए भोजन का पाचन होता है। अवशोषण में हमारे बड़ी आंत में और छोटी आंत में इस भोजन का अवशोषण होता है और वो ब्लड में शामिल कर लिया जाता है। और चयापचय में दोस्तों हमारे शरीर की सारी क्रियाएं नियमित रूप से चलते रहती है।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पोषण एक विस्तृत शब्दावली है। पोषण के अंतर्गत कई प्रक्रियाएं सम्मिलित है, जैसे कि आहार ग्रहण करना, उसका पाचन, अवशोषण, चयापचय, उत्सर्जन एवं पोषक तत्वों का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव आदि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने पोषण को इस प्रकार से परिभाषित किया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। पोषण आहार जिसमें उपस्थित पोषक तत्वों, अन्य पोषक तत्वों, पोषण आहार इसमें उपस्थित पोषक तत्वों और अन्य तत्वों, इनकी पारस्परिक क्रिया, इनकी स्वास्थ्य एवं रोग की स्थिति में क्रिया एवं संतुलन तथा वह सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव आहार ग्रहण करते हैं तथा उस जीव का पाचन, अवशोषण, परिवहन और उपयोग और उत्सर्जन करते हैं का विज्ञान है। यानी कि पोषण क्या है? एक प्रकार का विज्ञान है जिसमें हम शरीर में होने वाली विभिन्न चयापचय और आहार और पोषण और अवशोषण की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों पोषण के प्रकार। तो पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और कुपोषण। तो दोस्तों सुपोषण का मतलब होता है जब शरीर स्वस्थ होता है, पूरे चीज उनको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा होता है, शरीर का वृद्धि और विकास प्रॉपर होते रहता है, तो उसे सुपोषण कहा जाता है। और कुपोषण जो होता है दोस्तों, ये दो प्रकार का होता है, अति पोषण और अल्प पोषण। तो जब हमें भोज्य पदार्थ अति मात्रा में मिलने लगते हैं, जब हमें मोटापा छाने लगता है, तो उसे अति पोषण कहा जाता है। और जब हमें किसी भोज्य पदार्थ की कमी हो जाती है, हमारा शरीर दुबला पतला रह जाता है, तो उसे हम अल्प पोषण कहते हैं। हमारे देश में दोस्तों भूखमरी और अल्प पोषण की समस्या बहुत ही गंभीर है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे अब सबसे पहले सुपोषण की। तो उत्तम पोषण या पोषण की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है तथा उसे किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता और संतुलित मात्रा में आहार प्राप्त होता रहता है, तो उसे सुपोषण कहा जाता है दोस्तों। इस स्थिति में सभी पोषक तत्व उसे पर्याप्त मात्रा में और वांछित मात्रा में मिल रहे होते हैं और वह कोई रोग से ग्रसित नहीं होता, यानी कि उत्तम और सुखी जीवन जीता है दोस्तों। आप लोगों ने वाली बात तो सुनी होगी, हेल्थ इज वेल्थ, यानी कि हेल्थ है तो वेल्थ है, यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अब हम बात करेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार उत्तम स्वास्थ्य। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सुपोषण उत्तम स्वास्थ्य की वह स्थिति है जो शरीर एवं मस्तिष्क दोनों स्वस्थ हो और उनका कार्य सुचारू रूप से संपादित हो रहा हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं बताऊंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सुपोषण की डेफिनेशन दिया है दोस्तों। उत्तम स्वास्थ्य शरीर में केवल रोगों की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि यह पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से उत्तम स्थिति को प्राप्त करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कुपोषण क्या है। तो दोस्तों जब सुपोषण के विपरीत मनुष्य को शरीर कमजोर और रोगग्रस्त हो जाता है या उसके शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, तो इसे कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण में व्यक्ति को असंतुलित मात्रा में पोषक तत्व पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो कुपोषण दो प्रकार का होता है दोस्तों, अल्प पोषण और अति पोषण। तो अल्प पोषण जो होता है दोस्तों, अल्प पोषण में क्या होता है कि हमारे शरीर में किसी पोषक पदार्थ की कमी हो जाती है और अति पोषण में कोई पोषक पदार्थ जरूरत से ज्यादा हो जाता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अल्प पोषण। तो दोस्तों अल्प पोषण वह स्थिति होती है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थों की हमारे शरीर में कमी हो जाती है, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, लवण की कमी से एनीमिया यानी खून की कमी का रोग हो जाता है। ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में ये रोग होता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अल्प पोषण की कमियों से होने वाले विभिन्न रोग होते हैं। तो अल्प पोषण के कारण होते हैं दोस्तों, यदि व्यक्ति को भरपेट भोजन उपलब्ध ना हो या भोजन में पौष्टिक तत्वों की कमी हो। आगे बढ़ते हैं। अल्प पोषण का प्रभाव। अल्प पोषण से दोस्तों व्यक्ति कमजोर हो जाता है और उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और उसे संक्रमण रोग सीधे घेर लेते हैं या जल्दी घेर लेते हैं। और वर्तमान समय में देश में बहुत सारे बच्चे और महिलाएं कुपोषण से ग्रसित है, जिसके लिए आंगनबाड़ी योजनाएं चलाई जा रही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़ी संख्या में प्रोटीन ऊर्जा, कुपोषण, विटामिन ए की कमी, एनीमिया जैसे रोग किशोरियों और महिलाओं को होती है दोस्तों। इसीलिए महिलाओं को आंगनबाड़ी के द्वारा आयरन की गोलियां हर शुक्रवार मंगलवार को दी जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे अति पोषण की। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में किसी एक पदार्थ की या पोषक पदार्थ की बहुत अधिकता हो जाती है तो उसे अति पोषण कहा जाता है। अति पोषण से हमें मोटापा या ओबेसिटी जैसे रोग हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति जो है सही तरीके से चल नहीं पाता और अपने कार्यों में जल्दी थकान का अनुभव करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुपोषण के अन्य कारण जैसे कि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में आहार न मिले तो भी वह कुपोषित हो सकता है। पोषक पदार्थों की मांग का पूर्ति न होना। यदि कोई व्यक्ति रोज रोज एक ही खाना खाए, दाल रोटी, तो उसके शरीर में अन्य पोषक पदार्थों की कमी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों आयु, लिंग, क्रियाशीलता और शारीरिक अवस्था के अनुरूप भोजन की अनुपलब्धता, यानी कि अगर कोई
बच्चा किशोरावस्था में और उसे सभी पोषक पदार्थों की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता हो, और यदि उसे सभी भोज्य पदार्थ प्रॉपर मात्रा में ना मिले, वो ट्यूशन, पढ़ाई, कोचिंग और रात में देर रात तक जागना ऐसे काम करे तो उसका शरीर का विकास रुक सकता है। तो दोस्तों आप जितनी पढ़ाई करते हैं उतना ही खाना भी खाए, खेल भी खेले और वर्कआउट भी करें। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं अब आपको आर्थिक कारक बताऊंगा। दोस्तों हमारे देश में कुपोषण का एक बहुत बड़ा कारण आर्थिक तंगी भी है। बहुत सारे लोग गरीब होते हैं, बेरोजगार होते हैं, किसान होते हैं, मजदूर होते हैं, वो अपने बच्चों को कहाँ का सेब और केला खिलाएंगे और अंगूर खिलाएंगे। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों गवर्नमेंट जो है कुछ उचित कदम तो नहीं उठा रही है, लेकिन हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो दोस्तों जागरूक बने और अपने बच्चों को अच्छा भोजन खिलाए, अच्छा आहार दे, ताकि वो बड़े होकर अच्छा कुछ कर सके और उज्जवल भविष्य बना सके। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक। तो दोस्तों कुपोषण के लिए सांस्कृतिक एवं सामाजिक कारक भी काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। सामाजिक कारक जैसे रीति रिवाज, विशेष अवस्थाओं में प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ, उपवास आदि प्रथाएं भी मनुष्य में कुपोषण को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे हम अज्ञानता की। तो दोस्तों अज्ञानता भी भारत में कुपोषण को जन्म देने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। कई बार अज्ञानतावश पौष्टिक तत्वों से युक्त भोज्य पदार्थों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल नहीं करते और वह कमजोर रह जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह धारणा भी गलत है कि केवल महंगे खाद्य पदार्थों से ही उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। कई बार सस्ते पदार्थों से भी आपको उत्तम चीज़ें मिल सकती है, जैसे कि पपीता जो गाँव में होती है, जामुन और अमरूद, इस तरह की जो चीज़ें होती है इन्हें भी हमें समय समय पर खाना चाहिए। यह भी काफ़ी उत्तम स्वास्थ्य के लिए होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा सस्ते और मौसमी फल भी हमारे भोजन में शामिल होने चाहिए, जो भी काफ़ी स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। इसके अलावा अस्वास्थ्यकर वातावरण। दोस्तों वर्तमान समय में अस्वास्थ्यकर वातावरण भी कुपोषण के लिए काफ़ी जिम्मेदार है। लोग साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। कई लोग तो हाथ धोने के पहले साबुन से हाथ भी नहीं धुलते हैं और शौच से आने के बाद भी नहीं धुलते हैं। तो दोस्तों डेटॉल से हाथ धुले। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसी स्थितियों में जो है कई बार लोगों को पर्याप्त मात्रा में शुद्ध वायु नहीं मिल पाती है और कई लोगों के लिए प्रदूषण का कारण, कुपोषण का कारण बनती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दोषपूर्ण पाचन एवं अवशोषण। तो दोस्तों दोषपूर्ण पाचन एवं अवशोषण भी काफ़ी हद तक कुपोषण के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपका भोजन प्रॉपरली नहीं पच रहा है तो आपको प्रॉपरली भूख भी नहीं लगेगी और आप कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। तो समय पर सोए, समय पर जागे और दोस्तों हमेशा ज़्यादा मात्रा में पानी पिए। पानी पीने से हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दोस्तों दोषपूर्ण भोजन संबंधी आदतें, जैसे कि हमें टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर हमारे खाने की जो क्रिया होती है वो बिगड़ जाती है। कई बार हम टीवी देखते देखते ज़्यादा खा लेते हैं, कई बार कम खा लेते हैं और बहुत सारी समस्याएं आती है। और ज़्यादा तला हुआ मसाले युक्त भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दोषपूर्ण भोजन ग्रहण करने से हमें एसिडिटी की शिकायत भी हो सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो पोषण एवं आहार का। कैसा लगा आपको जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पर विटामिन, प्रोटीन, इनके आविष्कारक और जो मैंने महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपको बताएं उन्हें याद कर लेना और MPPSC में आप लोग सफल हो, ये मेरी शुभकामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों।